देखिए, जैसे कि हम आज़ाद समाज पार्टी की बात करें, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव में एक सीट, नगीना सीट को जीत लिया था। उसके बाद सदन के अंदर यहां पर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आए थे चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए, ज़ाहिर बात है कि अब मायावती को अपने और अपनी पार्टी के बारे में ज़रूर सोचने का विषय बनता है कि उनकी पार्टी जिस तरह से लगातार डाउनिंग के दौर से गुजर रही है, लगातार डाउन होती हुई नज़र आ रही है, लगातार कमज़ोर होती हुई दिखाई पड़ती है, वो उनकी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अस्तित्व बचाने की। देखिए, इंडिया गठबंधन के खिलाफ वो अभी से ही आप देखें कहीं ना कहीं खड़े हो चुके हैं। उनका जो ये ऐलान है कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, उपचुनाव में कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए मना कर चुके हैं, आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन के लिए मना कर चुके हैं। और उसके अलावा आप देखिए कहीं ना कहीं वो इस बात का भी ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव जहां जहां भी हो। जी देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है, इसके अलावा आप देखें तो बिहार में 6 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि जिस तरीके से अगर देखें तो मायावती ने 400 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद कहीं ना कहीं एक भी सीट। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। चंद्रशेखर आजाद ने जब से नगीना सीट पर जीत दर्ज की है, तब से उनके हौसले 7वें आसमान पर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अब अपनी पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हालिया में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनसे जब सवाल पूछा गया कि सदन से सब लोग वॉकआउट कर जाते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं, तो उस पर वो जवाब देते हैं कि मैं भेड़ चाल में नहीं चलता हूं, मैं लाखों लोगों की आवाज बनने आया हूं और वो आवाज बनकर रहूंगा। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में कुछ राजनीति जानकार मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। अब क्या वो उनकी राजनीति के लिए सही होगा या गलत, आज इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं, हमारे साथ सिराज मौजूद हैं। सिराज से पहला क्वेश्चन लेंगे। सिराज, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, बार बार ये बात बोल रहे हैं कि मैं लाखों लोगों की आवाज बनने आया हूं, क्या वाकई में उनको लग रहा है कि अब उन्होंने मायावती को रिप्लेस कर दिया है, अब वो कहीं ना कहीं दलितों के एक उभरते हुए नेता बन गए हैं और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मायावती के इतिहास को मिटाते हुए नजर आ सकते हैं? जी देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है, इसके अलावा आप देखें तो बिहार में 6 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि जिस तरीके से अगर देखें तो मायावती ने 400 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद कहीं ना कहीं एक भी सीट जीतने में नाकाम रहती हैं और इसी वजह से चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी जीत को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर आप देखें तो नगीना सीट वो है जहाँ से मायावती ने अपना सियासी सफ़र शुरू किया था और जाहिर सी बात है उनके खिलाफ बीएसपी के तमाम बड़े नेता भी गए थे। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के नेता भी उनके खिलाफ प्रचार करने गए थे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री भी गए थे वहाँ पर प्रचार करने। इसके बावजूद चंद्रशेखर की जीत ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मायावती का जो वोट बैंक है वो दूसरी पार्टियों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। खासतौर पर नगीना की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद पर जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक है उसने कहीं ना कहीं उन पर भरोसा जताया और चंद्रशेखर की जीत इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने सिर्फ उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, जिसमें से नगीना से कहीं ना कहीं उनको जीत मिली। तो जाहिर सी बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले समय में अपने भविष्य को तलाश रहे हैं और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इसके अलावा आप देखें तो बिहार में है, झारखंड में है और पंजाब, हरियाणा और यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं चंद्रशेखर की जीत से। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद एक ज़मीनी तौर पर एक्टिव रहते हैं दलितों के बीच या किसी भी खास कम्युनिटी के बीच, जब कोई विवाद होता है या कहीं ना कहीं उनको इंसाफ दिलाने के लिए वो ज़मीनी तौर पर जाते हैं। और मायावती की यह कमजोरी ज़रूर रही है क्योंकि समय के साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन आया है, जाहिर सी बात है मायावती के कुछ फैसलों को लेकर के सवाल जरूर उठे हैं और विपक्ष ने जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रही है, वो कहीं ना कहीं जनता उसे कनेक्ट कर पाई और इसी वजह से इस बार का जो चुनाव था वो इंडिया और एनडीए के बीच रहा। और खासतौर पर इंडिया गठबंधन के लोगों ने जिस तरीके से आवाज उठाया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार संविधान बदल देगी, वो जनता जो है अपने आप से कनेक्ट कर पाई और इसी वजह से इंडिया गठबंधन का जो वर्चस्व है वो बढ़ता हुआ नजर आया और चंद्रशेखर आजाद का भी कहीं ना कहीं उनका एक लोकप्रियता बढ़ता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं मौके का फायदा जरूर उठाया। ऐसे में इंडिया गठबंधन ये इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो जरूर लगा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है और यही कारण था। अगला सवाल मेरा श्रुति से रहेगा। श्रुति, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं संविधान को लेकर एक कवायद शुरू की थी और चंद्रशेखर आजाद ने उसी का फायदा उठाया, इंडिया गठबंधन ने उठाया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि अगर वो अलग और सीटों पर अपने
अपने प्रत्याशी उतार देते तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को काफी सीटों पर नुकसान झेलना पड़ता। क्या उनका ये कॉन्फिडेंस आने वाले विधानसभा या इस उपचुनाव में भी देखने को मिल सकता है? वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ जाकर खड़े हो सकते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन के खिलाफ वो अभी से ही आप देखें कहीं ना कहीं खड़े हो चुके हैं। उनका जो ये ऐलान है कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, उपचुनाव में कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए मना कर चुके हैं, आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन के लिए मना कर चुके हैं। और उसके अलावा आप देखिए कहीं ना कहीं वो इस बात का भी ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव जहाँ जहाँ भी होंगे, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, हर जगह, हर राज्य, हर क्षेत्र में वो अपने प्रत्याशियों को उतारते नजर आएंगे। उनका आप देखिए कहीं ना कहीं भले ही गुरूर उनका भले ही बढ़ चुका हो, लेकिन आप देखिए जीत के बाद राजनीतिक जिम्मेदारियां भी उन पर बढ़ चुकी है। तो मुझे लगता है बतौर एक नेता, बतौर एक सांसद, जिस हिसाब से उन पर जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, उसके चलते अगर उनमें गुरूर भी आया है, या जिस हिसाब से सदन में उन्होंने एक तरह से खुद को दिखलाने का भी जो उन्होंने प्रयास किया, वो प्रयास मुझे लगता है आने वाले समय में उनके लिए सफल साबित हो सकता है, क्योंकि बतौर एक युवा नेता के तौर पर वो सामने आए हैं। दलितों का आप देखिए कहीं ना कहीं बहुमत का एक जो वोट प्रतिशत है वो उनकी ओर जाता हमें साफ तौर पर इस बार दिखाई दिया। ना केवल दलितों का, आप देखिए मुस्लिम वर्ग का भी, जिस मुस्लिम वर्ग को, जिस पिछड़े वर्ग को आज तक भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों में नहीं साध पाई, जिसके लिए एक बड़ा प्रयास उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करती आ रही थी, वो प्रयास में कहीं ना कहीं आजाद सफल होते नजर आए। तो देखिए आजाद के लिए रहा मुश्किल है, लेकिन अगर रणनीति के साथ चलेंगे तो जरूर मुझे लगता है विधानसभा चुनावों में भी जीत दर्ज कर पाएंगे। और इंडिया गठबंधन के कहीं ना कहीं खिलाफ जाते हैं वो अभी से ही, एक तरह से देखें तो अभी से ही वो खिलाफ तो हो चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में रणनीति क्या बनाएंगे ये देखना दिलचस्प है। जी बिल्कुल, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के खिलाफ तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या ये राह उनकी जो है इतनी आसान हो पाएगी? अगर वहीं सदन की बात करें, तब जब स्पीकर का चुनाव हो रहा था तो सारे जो विपक्षी दल है वो सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद वहां पर डटे रहते हैं। और यही बात कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को अब परेशान करती हुई नजर आ रही है। और नगीना सीट पर जब से चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव ने दरकिनार किया, माना यही जा रहा है कि अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ किसी भी तरीके का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। अगला सवाल मेरा नाजमीन से रहेगा। नाजमीन, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया है, क्या लगता है कि इसका असर इस बार के उपचुनाव में कितना देखने को मिल सकता है? करहल और बिजनौर सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, ऐसे में अपनी पत्नी वंदना कुमारी को उतारना चाहते हैं, जहां पर दलित वोट बैंक का काफी दबदबा देखने को मिलता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव को कोई कड़ी टक्कर दे पाएंगे आजाद? देखिए, जैसे कि हम आज़ाद समाज पार्टी की बात करें, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव में एक सीट, नगीना सीट को जीत लिया था, उसके बाद सदन के अंदर यहां पर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आए थे। चंद्रशेखर आज़ाद के भाषण को लेकर कई विपक्षी दलों ने उनकी तारीफ भी की थी कि चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं, दलितों का मुद्दा हो, मुस्लिमों का मुद्दा हो, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने सदन के अंदर उठाया। और आज ये हकीकत है कि चंद्रशेखर आज़ाद खुद ये दावा करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, अपनी पार्टी के तहत प्रत्याशियों को उतारेंगे। लेकिन अगर हम चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो आजाद समाज पार्टी से सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद का ही चेहरा नजर आता है, जो एक बड़े दिग्गज चेहरे के रूप में आप देख सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो चेहरा जो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी को आगे लेकर जा रहा है। लेकिन अगर प्रत्याशियों की बात करें तो लोकसभा चुनाव में अपना दल कमेरावादी ने भी लगभग यहां पर 17 से 18 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था। लेकिन अपना दल की बात करें तो इनमें से सिर्फ पल्लवी पटेल को के अलावा किसी को कोई इतना जानता नहीं था। नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश के इन लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल एक सीट भी जीत नहीं पाई थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो उनसे ये पूछा जाता है कि आप उपचुनावों में 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद दावा करते हैं कि नहीं, 10 की 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और 10 की 10 सीटों को हम जीतने में कामयाब भी होंगे। ये दावा चंद्रशेखर आजाद के जरिए किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके इस बयान के आधार पर सपा को चुनौतियां जरूर दी जा रही हैं। जैसा कि चंद्रशेखर आजाद के बाद उनकी पत्नी वंदना की बात करें, बिजनौर की मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर ये भी चर्चाएं हैं कि वो इस सीट पर चुनाव भी लड़ सकती हैं। इसके अलावा ये जो मीरापुर विधानसभा सीट है, चंदन चौहान आरएलडी के विधायक की ये सीट मानी जाती है, जयंत चौधरी की पार्टी की ये सीट मानी जाती है। लेकिन चंदन चौहान यहाँ से लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हुए नजर आए, बिजनौर से चुनाव सांसदी का जीत जाते हैं, विधायक पद से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन एनडीए की तरफ से इस सीट पर कौन लड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने तय कर लिया है कि 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि आखिरकार वो किसे उतारते हुए नजर आएंगे।
जी बिल्कुल। ऐसे में यहाँ पर अगर मायावती की चर्चा कर ली जाए तो क्या मायावती अब चंद्रशेखर आजाद को साधते हुए नजर आएंगी? किस तरीके से आने वाले दिनों में क्या मायावती चाहेंगी कि आजाद के साथ गठबंधन हो जाए? अगला सवाल मेरा अमन जी से रहेगा। अमन जी, जिस तरीके से मायावती कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं, अब क्या उनके लिए फायदेमंद होगा कि वो इंडिया गठबंधन का रुख कर ले, या चंद्रशेखर आजाद को मनाते हुए नजर आए कि अब उनकी पार्टी का जो अस्तित्व है कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई पड़ रहा है? तो क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में या इस उपचुनाव में मायावती का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, जाहिर बात है कि अब मायावती को अपने और अपनी पार्टी के बारे में ज़रूर सोचने का विषय बनता है कि उनकी पार्टी जिस तरह से लगातार डाउनिंग के दौर से गुजर रही है, लगातार डाउन होती हुई नजर आ रही है, लगातार कमज़ोर होती हुई दिखाई पड़ती है, वो उनकी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अस्तित्व बचाने की लड़ाई भी आप देखिए कि 2024 के चुनाव में उनको जिस तरह से उनका वोट परसेंट भी घटा, एक भी सीट उनके हिस्से नहीं आई, तो ये पता चलता है कि यहाँ से आज़ाद की जो पूछ है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आती है। तो ऐसे मायावती को ज़रूर अपने आप को, अपनी पार्टी को बचाने के लिए अब समझौते करने पड़ेंगे। और देखिए, समझौते अच्छी अच्छी पार्टियां करती हैं, ऐसा नहीं है कि मायावती की बात करते हैं, बीएसपी की बात करते हैं, अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं तमाम दलों के साथ में समझौते करती हुई नजर आती है। इसी तरह से अब इसी तर्ज पर कहें तो मायावती को भी अब करना होगा इस तरह का फैसला कि अगर उपचुनाव में ही अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ में जाते हैं, इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाते हैं, तो बिल्कुल उनको फायदा होता हुआ नजर आएगा। आपने देखा कि 2019 में भी जब वो सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, उनके हिस्से में 10 सीटें आती हैं, लेकिन 2024 में जब अकेले चुनाव में जाती हैं एक भी सीट नहीं मिलती, 2022 में भी उनको एक सीट मिलती है। तो ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अब मायावती को अपने आप को रीइस्टैब्लिश करने के लिए अब या तो इंडिया गठबंधन के साथ में जाना पड़ेगा या फिर कोई विकल्प ऐसा जो तलाशना पड़ेगा जिससे उनको एक बार फिर ऊर्जा प्राप्त हो सके, उनकी पार्टी को ऊर्जा प्राप्त हो सके, और जो उनका कोर वोटर कहा जाता है, जो उनका परंपरागत जो वोट बैंक है 22-23% के आसपास, वो उनके पास रह सके। जी बिल्कुल। ऐसे में मायावती को कोई ना कोई विकल्प तो निकालना ही होगा, क्योंकि आकाश आनंद जिस तरीके से अगर पार्टी में वापस तो आ गए हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके की एक्टिवनेस नहीं दिखा रहे हैं, ना रैलियां कर रहे हैं, ना जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता हुआ कद कहीं ना कहीं अब उनको आगे लेते जाता हुआ दिखाई दे रहा है। माना यही जा रहा है कि सीएम के पद के दावेदार भी चंद्रशेखर आजाद जल्द ही बन सकते हैं अगर मायावती ने अपनी पार्टी को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद का क्या रुख रहने वाला है। इस बार के जो 10 उपचुनाव की सीटें हैं उस पर चंद्रशेखर आजाद 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाएंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।